नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इजी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित त्रिभुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लाए हैं शो में हम आपके लिए। बाजार पर लगातार गिरावट हावी होती जा रही है। दूसरा दिन आज जब हमने कमजोरी के साथ क्लोजिंग होते देखी। कैसा रहेगा आखिरी ट्रेडिंग सेशन, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। फोकस में है जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक, जिसने आज जोरदार छलांग लगाई 17% की। क्या डिटेल्स हैं हमारे जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनसे जानेंगे और एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या अभी भी इस स्टॉक में कुछ दम बाकी है। साथ ही साथ हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग डे के लिए लेकर आएंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी। शुरुआत करेंगे बाजार के कारोबार से ही, जहां दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार में आज हल्की कमजोरी हमने देखी। निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 17,223 पर बंद हुआ, लेकिन बैंकों में आज बिकवाली ज्यादा थी। निफ्टी बैंक तो 620 अंक टूट गया। और कैसा रहा कारोबार, बताने के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल जुड़ रही है हमारे साथ। प्रियंका, बताइए। एक टाइट रेंज में बाजार ने कारोबार किया, लेकिन 17,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। यानी अपने सपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,150 जिसे माना जा रहा है, उससे ऊपर बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी पर बहुत वीकनेस थी और अब भी वीकनेस आगे के लिए भी एंटिसिपेट की जा रही है। पूरे दिन भर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने बैंकिंग स्टॉक से प्रेशर ही माउंट किया इंडेक्स पर भी। और आप अगर बाजार के निफ्टी के टॉप लूजर्स की भी बात करेंगे तो उसमें आपको पहले 5 काउंटर्स में से 3 तो कम से कम बैंकिंग स्टॉक्स दिख जाएंगे। कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे काउंटर्स। कोटक बैंक में तो चले एक डील का एक ट्रिगर था, एक डील होनी थी, सेल ऑफ होना था, स्टेक बेचना था, तो ये एक न्यूज़ थी। लेकिन उसके अलावा भी हम पूरे बैंकिंग स्पेस को नेगेटिव पर प्रेशर देख रहे हैं। गेनर्स की अगर आप बात करें कि निफ्टी में कहाँ आपको आज गेनर्स मिले, तो स्टॉक आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन समझाना बेहतर होगा। पहला है मीडिया पैक, जहां आपको सबसे हाईएस्ट गेनर्स देखने को मिले बिकॉज ऑफ द जी न्यूज़। इन्वेस्को ने EGM ना बुलाने की जो ये एक अनाउंसमेंट की, उसके बाद हमने देखा जी में एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आप 17% तक क्लोज होते हुए तेज देख रहे हैं। और ना सिर्फ जी, पूरा आपको मीडिया पैक आज तेज दिखाई देगा। उसके अलावा दूसरा बड़ा पैक था मेटल पैक, जहां पर आप तेज देख रहे थे। JSW स्टील जैसे काउंटर्स आपको तेज दिखाई दे, जिंदल स्टील, सेल, इन काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। और थर्ड पैक था मेटल पैक, जिस तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप, IT, FNO काउंटर्स, कई सारे आपको IT पैक्स तेज दिखाई दिए, टेक्नोलॉजी पैक्स जिसमें FSL, माइंडट्री, कोफोर्ज, इनमें आपको तेजी देखने को मिली। आप अगर फार्मा स्पेस की बात करें तो वहां पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने कहा अगर गेनर्स की बात करें आपको निफ्टी में, तो आपके पहले 5 गेनर्स में से आपको फार्मा पैक दिखेगा, आपको कोल इंडिया जैसे काउंटर्स दिखेंगे, और आपको काउंटर्स दिखेंगे कमोडिटी के प्ले पे, जैसे ऑयल एंड क्रूड और कमोडिटी फिर से एक राइस पे है। तो डॉक्टर रेड्डीज आपको एक गेनर दिखा, कोल इंडिया दूसरा बड़ा गेनर, और उसके बाद हिंडाल्को एंड सीमेंट पैक ने जिस तरह से एक दोबारा रिवाइवल दिखाया, आपको सीमेंट्स पर लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, श्री सीमेंट्स आप कल तेज देख रहे थे, इन सब में आपको एक तेजी देखने को मिली। तो मार्केट्स अपने क्लियरली, निफ्टी जो है वो अपने एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो दबाव बैंकिंग स्टॉक्स ने यहाँ पर बनाया। आज हमने कई एक्सपर्ट से भी बात की। अल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के MD और फाउंडर राजेश कोठारी के मुताबिक जियोपॉलिटिकल संकट से बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव के आसार बने हुए हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं बनी रहेगी और इसीलिए निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करना चाहिए। बाजार ने 10 से 12% करेक्शन किया और रफली वो इवेंट डेट से ऑलमोस्ट लाइक 30 डेज अभी खत्म होने को आ गए और बाजार एक्चुअली नीचे से एक अच्छा सा खासा बाउंस भी हमें देखने को मिला। तो ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, रेंज बाउंड मार्केट कंटिन्यू रहेगी, फेड इंटरेस्ट रेट हाइक, इन्फ्लेशन फियर, ऑयल प्राइस, वॉर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कोविड, ये सब चालू रहेगा। लेकिन क्या ये एवरी ईयर एवरी डे कंटिन्यू रहेगा? डेफिनेटली नॉट. It will definitely stop somewhere, correct? So that's basically the one need to think a little bit long term. बिल्कुल, तो ये कभी ना कभी स्थिति साफ होगी, ये वॉर कभी ना कभी खत्म होगा, इसलिए नजरिया आपका लंबा ही होना चाहिए। हमारे 2 खास मेहमानों को शामिल करते हैं शो में अब। रवि सिंह और देवांग शाह, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत शो में। देवांग, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। काफ़ी वॉलेटाइल सेशन आज के दिन हमने देखा, उसके बाद 17,200 को जो होल्ड किया है बाजार ने, उसके नीचे जाकर बंद नहीं हुआ, कितनी अहमियत देंगे आप इसको आज?
डेफिनेटली हम ओवरऑल प्रोस्पेक्ट मार्केट देखे, ब्रॉडर मार्केट देखे तो हमने देखा है कि काफी वॉलेटाइल है। कल भी हमने ट्रेडिंग सेशन में देखा था हायर लेवल से करेक्शन है, आज हमने देखा था कि लोअर लेवल एक सपोर्ट जोन से वापस एक हमें एक बाउंस देखने मिला था। तो ओवरऑल निफ्टी का जो रेंज है 17,100 का एक हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में। एंड रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 17,450, 17,400, 17,450 एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। ओके तो वो है बाजार का रेंज जहां पर आप प्ले कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। रवि, आप कैसे इस समय क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी चॉपी है बाजार, कभी अच्छी खबर आती है कभी बुरी खबर आती है, तो ये एक बहुत मुश्किल समय चल रहा है मार्केट के लिए। कैसे एडवाइस कर रहे हैं इस समय आप अपने निवेशकों को? देखिए, फिलहाल मार्केट पूरी तरह से बुलिश जोन में ही रहेगा जब तक 16,500 के नीचे का लेवल या 16,800 के नीचे के लेवल नहीं देखने को मिलेंगे। 17,000 के ऊपर है तो कंफर्टेबल जोन है, प्रॉफिट बुक करने का जोन देख रहे हैं तो आप 17,650 और 750 आता है, प्रॉफिट बुक करिए, तब तक कोई यहाँ पर डर नहीं है। और रही बात आज बैंकिंग सेक्टर में आपने जो करेक्शन देखा है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 31 मार्च से पहले बैंकिंग के क्लोजिंग्स होते हैं और उससे पहले थोड़ा सा सेल ऑफ आपको देखने को मिलता है, ये तो ट्रेडिशनल है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल सेक्टर के स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इन्वेस्टर को यही गाइड कर रहे हैं। जैसे आपने सीमेंट सेक्टर की चर्चा करी, डेफिनेटली है कि गुजरात है, अंबुजा सीमेंट है या फिर एसीसी है, इनमें एक बाइंग मोमेंटम है। साथ में अब एक फार्मा सेक्टर यहाँ पर काफी ऐड करने की हम राय दे रहे हैं क्योंकि फार्मा सेक्टर में सिप्ला है, सन फार्मा है, इनमें अब एक डॉक्टर रेड्डीज है, इनमें अब एक मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ मेटल और ऑटो तो ऑब्वियसली है कि आपके रडार में रहने चाहिए। तो ओवरऑल सेक्टर जो करेक्शन है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग बिल्कुल बना के रखें क्योंकि आपको स्टॉक्स ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देंगे। भले आपको निफ्टी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। और जो मैंने सेक्टर की चर्चा करी है, इन स्टॉक में अगर आप बास्केट बना के चलते हैं तो मुझे लगता है कि इजिली आप मार्केट को बीट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर पा सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक होने की यहाँ पर ज़रूरत है। बाजार की जो इंडाइसेस हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, उनको फिलहाल न देखें, उनके मूवमेंट को ज़्यादा रीड न करें। स्टॉक स्पेसिफिक हों, सेक्टर स्पेसिफिक हों, उसी से फ़ायदा है। और स्टॉक सेक्टर की चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पर आज फोकस में एक स्टॉक था, वो था रुचि सोया, जिसका FPO खुल गया आज। इशू की पूरी डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है हमारे साथ। विनी, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? तो एंकर इन्वेस्टर की पहले बात करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड उनको आया हुआ है एंकर इन्वेस्टर से, और अराउंड 1290 करोड़ की एंकर इन्वेस्टर हुई थी कल, जो डिटेल आई है ना। ये 4300 करोड़ की बात करें, इसमें से जो उनका 80% की जो अमाउंट है, 80% की जो अमाउंट है वो मेनली यूज़ होगी उनके डेट को रीपे करने के लिए। और डेट रीपेमेंट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उनको फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इन द एंड उनकी जो बॉटम लाइन है वो थोड़ी इंप्रूव भी हो जाएगी क्योंकि उनका फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। 80% उनकी जो डेट है, मतलब अराउंड उनकी डेट की बात करें तो 3800 करोड़ की डेट है, उसमें से डेट वो लोग 2600 करोड़ यूज़ करेंगे ये डेट रीपेमेंट में। उसके अलावा उनके काफ़ी पॉजिटिव क्रीड ट्रिगर्स भी है। रुचि सोया की बात करें तो उन्होंने फॉरे किया है उनके अपने न्यूट्रिशिकल बिजनेस में, जो काफ़ी हाई ग्रोथ बिजनेस है। पैकेज फूड को भी वो लेवरेज करेंगे क्योंकि पतंजलि का जो एक्विजिशन हुआ था वहाँ से वो पैकेज फूड बिजनेस है, उनकी भी काफ़ी पॉजिटिव साइंस है। उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है पाम ऑयल बिजनेस में भी, और उनका काफ़ी प्रेजेंस है। तो काफ़ी अक्रॉस ब्रांड्स एंड अक्रॉस मास प्रोडक्ट्स टू प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उनके सब अक्रॉस में उनके सेक्टर्स में उनका प्रेजेंस भी है। नाउ कंपटीशन की बात करें, अडानी विल्मर आपने एक नाम बोला था, तो अडानी विल्मर उनका डायरेक्ट पेयर कंपैरिजन भी होता है वेजिटेबल ऑयल सेगमेंट, ऑयल प्रोसेसिंग, सीड सेगमेंट में। और पैकेज फूड में तो ब्रिटानिया, ITC, नेस्ले, काफ़ी सारी FMCG कंपनी है उसकी बात करें तो लिस्टेड कंपनीज में वो उनकी काफ़ी सारी कंपटीशन, पेयर कंपटीशन भी है। पर आते हैं उनके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी, रुचि सोया का रेवेन्यू ग्रोथ डबल हो चुका है लास्ट 2-3 सालों में। वॉल्यूम्स स्टैग्नेंट रहेगा क्योंकि क्रूड पाम ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुके थे। पर मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स कंपेयर करें अडानी विल्मर से
तो मार्जिन रुचि सोया की काफ़ी बेटर है क्योंकि उनके पास एक पाम ऑयल प्लांटेशन है जिसका काफ़ी बेनिफिट होता है कंपनी को, बिगेस्ट इन इंडिया है, तो उसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी बेटर है। और पी वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है रुचि सोया के कंपेयर टू डाबर, ब्रिटानिया, एग्रोटेक कंपनी की भी बात करें तो वहाँ पे भी उनके वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है। तो कितना अट्रैक्टिव है ये इन्वेस्टर्स के लिए, ये श्योरली एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे। शुक्रिया विनीत। रवि, क्या सलाह दे रहे हैं इस समय रुचि सोया पर, इसके एफपीओ पर आप इन्वेस्टर्स को फिलहाल? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस अभी जो जिस तरीके से बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको एफपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रिस्क खड़ा होने वाला है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो पाम ऑयल की बात जिस हिसाब से करी जा रही है, देखिए तो 15% पाम ऑयल हम जो है वो यूक्रेन से परचेज करते हैं, और इस समय वहां के जो हालात चल रहे हैं उसको देखें तो आगे 3 महीने में उसकी प्राइसेस का काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका सीधा फायदा डायरेक्ट टू जो है वो रुचि सोया को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ है कि जो एफपीओ की प्राइसिंग रखी गई है काफी अग्रेसिव है, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और मुझे लगता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिटर्न यहाँ पर जरूर मिल सकता है। ओके, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, एफपीओ में रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। देवांग, अगर ये जो स्पेस की हम बात कर रहे थे, जो विनी अभी बता रही थी, अडानी विल्मर हुआ, हालांकि वो तो नई लिस्टिंग है, लेकिन चाहे रुचि सोया है या नेस्ले है, मैरिको है, एचयूएल है, ये जो पूरा स्पेस है, इसमें अगर कोई एक पिक करना हो तो आप फिलहाल किसके साथ जाएंगे? यहाँ पे हम अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो डाबर एक स्टॉक है जहां पे हमें लगता है कि ओवरऑल हमने देखा है कि काफी अच्छा सपोर्ट पे जोन पर है डाबर। तो यहाँ पे डाबर में बने रहने की सलाह है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखने 516 का ऊपर की तरफ से जो लेवल्स है 535 540 तक के जोन जब देखने मिलते हैं तब प्रॉफिट बुक करना चाहिए डाबर पे। ओके, तो डाबर वो स्टॉक होगा जिस पर फोकस कर सकते हैं इस पूरे स्पेस में। हमने देखा ये अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम भी बरकरार किए हुए है स्टॉक, और मुझे याद है कल या एक दिन पहले शायद इसी कार्यक्रम में हम एक और एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने भी डाबर पर ही रिकमेंडेशन दी थी। चलिए, ये बात तो हुई रुचि सोया की, लेकिन एक और स्टॉक जिसने आज शानदार रिटर्न दिए वो था जी एंटरटेनमेंट। इन्वेस्को विवाद में राहत के बाद जी एंटरटेनमेंट के शेयर में हमने शानदार तेजी देखी। ये स्टॉक करीब 17% तक चढ़ता हुआ दिखाई दिया। मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर की डिटेल्स के साथ। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले बहुत शानदार जो है न्यूज़ आया है, जहाँ पे जो सबसे बड़ा जो आपके इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट को ऑलमोस्ट 18% स्टेक होल्ड करते हैं जी में, वो जो है ईजीएम बुलाने को टलवा दिए हैं, और जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको वो सपोर्ट करते हैं। और आगे लेकिन ज़रूर निगरानी ज़रूर रहेगी जी और सोनी की मर्जर को लेके। और जो हमने जो कहा है कि जो वैल्यूएशंस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो रिसर्च किए, जो पता चला है कि अभी भी अगर 5 इयर्स एवरेज देखें पी रेशियो की, तो जी और सन टीवी दोनों जो प्लेयर्स हैं वो अभी भी कम है औसत में देखा जाए। लेकिन हालांकि अगर आप सन टीवी और जी को कंपेयर करें तो थोड़ी सी जी अभी भी महंगी है। और इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मर्जर की, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बात करने का। सबसे पहले होगा कि जो कंबाइंड आइडेंटिटी है, इनका जो एड मार्केट में 22% का मार्केट शेयर दिखने वाला है। और इसके अलावा जो कंबाइंड आइडेंटिटी की जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा हो सकती है, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। और इसके अलावा जो मार्जिन्स है उनमें 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिल सकता है, लगभग 26% आ सकता है वित्त साल 2024 में। अब एनालिस्ट रेटिंग्स के बारे में भी हम पता कर लेते हैं, तो ब्लूमबर्ग में जो बाई रेटिंग है ऑलमोस्ट 79% ऑफ एनालिस्ट, जो लगभग 24 एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे 79% का बाई रेटिंग है। और यहाँ के दाम से अभी भी 12 महीने के टारगेट पोटेंशियल लगभग 26% का है जी के लिए। ओके, तो 12 महीने का यहाँ पर टारगेट पोटेंशियल दिख रहा है। मुझे अपने दोनों एक्सपर्ट से ये पूछना होगा कि उनकी क्या राय है। देवांग, आपसे शुरुआत करूंगा। 16-17% आज ऊपर गया है ये स्टॉक। चार्ट के हिसाब से देर तो नहीं हो गई अब ट्रेडर्स के लिए? अगर हम जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो ओवरऑल जिस तरीके से हमने मूव देखा है बिकॉज ऑफ न्यूज की वजह से, जिस तरीके से हमने मूव देखा है स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आई वुड से कि अग्रेसिव ट्रेडर को ये स्टॉक्स देखना चाहिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक देखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें 290 289 जोन है, वो एक सपोर्ट जोन है जी एंटरप्राइज के लिए। एंड रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 315 320 एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए।
ओके, 315 320 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई देता है। रवि, आपका क्या व्यू है? ये पूरी जो स्टोरी निकल कर आई है, पहले इन्वेस्को के साथ विवाद चलता रहा जी का, फिर कोर्ट में पहुंचा मामला, उसके बाद अब इन्वेस्को कह रहा है कि वो ईजीएम नहीं बुलाएगा क्योंकि सोनी की डील जो है वो शेयर धारकों के लिए अच्छी है। हम देखते हैं एक दिन स्टॉक में 10% की गिरावट, सडनली एक दिन 17% ऊपर। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट न्यूज़ बेस्ड स्टॉक से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जी पर पहले और फिर पूरे मीडिया पैक पर आपका क्या व्यू है फिलहाल? देखिए, पूरे मीडिया पैक की जहां तक बात करिए तो मुझे लगता है कि मैं काफी पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ, लेकिन जब जी की बात आती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेयरिश हो जाता हूँ, क्योंकि इनके जो विवाद हैं वो डे टू डे एक्टिविटी में काफी इंपैक्ट करते हैं इन्वेस्टर को। और पहला सजेशन यही होगा कि अगर आप इस स्टॉक में निवेश नहीं कर रखा है तो फिलहाल दूर रहिए। दूसरा है कि अगर अपसाइड की जहां पर बात करें तो देखिए, जो 300 और 350 का प्राइस है वो मुझे लगता है काफी अपर बैंड पे आ जाता है, यानी कि उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप अग्रेसिव अगर नहीं है, आप डिफेंसिव चलिए, पैसा आपका है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के स्टॉक्स में न्यूज हो तो दूरी बना कर रखिए। हाँ, अट्रैक्शन तब पैदा होगा अगर ये वापस से स्टॉक 200 220 के रेंज में आता है, आप दोबारा इसको बाय करने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी इससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। और पूरे मीडिया पैक में बात करें तो जैसे सन टीवी की बात हो रही थी, उसके यहाँ पर ज्यादा मेरे ख्याल से अग्रेसिव और आपको अच्छे सेफ रिटर्न मिल सकते हैं। तो अगर आपको मीडिया पैक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सन टीवी की तरफ जाइए। और अगर आपको जी में अगर आप निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो पहला सजेशन होगा कि इससे दूरी बना कर रखें, क्योंकि आप इस तरीके की वोलेटिलिटी में फंस सकते हैं और आपका सिर्फ नुकसान हो सकता है। और कोशिश ईटी स्वदेश के में ज्यादातर आप लोगों की यही होती है कि इन्वेस्टर एटलीस्ट प्रॉफिट ना कमाए तो कम से कम लॉस ना हो उसको। तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाएं तो फिलहाल दूरी बनाकर रखिए। तो जी में फिलहाल दूरी बनाकर रखे, वो बेहतर स्ट्रैटेजी है यहाँ पर रवि के हिसाब से। और अगर मीडिया पैक पसंद आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चलता हुआ देख रहे हैं हम, तो एक ट्रेडर को कई बार ये होता है, इच्छा होती है, एक टेम्पटेशन होता है कि चलिए चलते हुए सेक्टर में कहीं हाथ लगाया जाए, कुछ मुनाफा कमाया जाए। तो सन टीवी आप उस पर नज़र डाल सकते हैं, उस पर शायद रिटर्न की संभावना बेहतर दिखाई दे रही है। देवांग, एक स्पेस और अच्छा खासा चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो है फार्मा। डॉक्टर रेड्डी जैसा स्टॉक जो है वो 2 दिन में करीब 8-9% चल चुका है। इस समय फार्मा स्पेस में अगर आपको मैं कहूं कि एक पिक दीजिए तो कौन सी होगी? फार्मा स्पेस में हमें सिप्ला पे हम नजर रख सकते हैं। ओवरऑल हमने देखा काफी अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर है। यस, डेफिनेटली कुछ दिनों से गिरावट देखी गई, बट आज हमने देखा कि एक सपोर्ट जोन से वापस हमने देखा है कि एक बाउंस देखने मिला है। तो 1000 के स्टॉप लॉस से सिप्ला में बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स है 1050 1060 के जोन वापस देखने मिल सकते हैं सिप्ला के अंदर। 1060 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं सिप्ला में। तो अगर आपको एक और सेक्टर जो पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा है, फार्मा स्पेस जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर अगर आप रहना चाहते हैं तो सिप्ला एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। चलिए, आज का दिन काफ़ी अहम है, उस पर भी फोकस करते हैं और एक इंटरेस्टिंग आपको रिसर्च दिखाते हैं। देश में लॉकडाउन के ऐलान को आज पूरे 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा है, कौन से शेयरों ने निवेशकों को मालामाल किया है, इस पर एक खास रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी जयेश खिलनानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, बताइए किस तरह का रिटर्न मार्केट ने कमाया है पिछले 2 साल में? तो आप अगर देखेंगे तो 2 साल जैसे आपने बताया कि पूरे हो चुके हैं लॉकडाउन को चलते हुए, और इसमें अगर मैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूं तो एक्विटी साइड पे जो है आप पहले देखेंगे कि निफ्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है डेवलप मार्केट्स और एमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले। 128% रिटर्न मिला है निफ्टी में, और इन्होंने आउट परफॉर्म किया है डेवलप्ड और एमर्जिंग एक्विटीज़ को भी। और अगर दूसरे एसेट क्लास की बात करूं जो पिछले कई दिनों में चर्चा में रहा है, वो है कमोडिटीज़ एसेट क्लास, और उसके चलते आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस जो है लगभग 400% का रिटर्न दिया है लास्ट 2 सालों में। और जो बेस मेटल्स है जैसे निकल हो गया या एल्यूमिनियम और जिंक कॉपर की बात करें, उन्होंने भी मोर देन डबल रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में। बट अब बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। 200 से 300% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 2 सालों में। और निफ्टी एफएमसीजी एक अकेला इंडेक्स ऐसा है जिसमें मोर देन 100% रिटर्न नहीं मिला है हमको पिछले 2 सालों में। अगर आप बॉटम से मैप करें तो
और इसके आगे अगर आप बात करेंगे तो आप अगर FII और DII फ्लोज़ की बात करें तो हमने देखा है कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इंडियन एक्विटीज़ में FII और DII का इन्वेस्टमेंट आया है पिछले 2 सालों में। और पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि FIIs लगातार सेल कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी 2 लाख करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है इंडियन मार्केट में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कोर्स काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जो करंटली 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास स्टैंड करता है। 150% का इजाफा देखने को मिला है और इसके चलते काफ़ी सारे मल्टी बैगर्स भी क्रिएट हुए हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश कर रहे हैं, जैसे कि टाटा टेली है, तानला प्लेटफॉर्म्स है, CG पावर, अदानी टोटल गैस, ये सब जो है मल्टी बैगर्स रहे हैं। 20 टाइम से लेकर 70 टाइम तक इन्होंने रिटर्न दिया है और काफ़ी अदानी ग्रुप कंपनीज इसमें शामिल है। तो शानदार रिटर्न दिया है भारतीय बाजारों ने पिछले 2 साल में। लॉकडाउन के दौरान जब हमने देखा कि सभी लोग अपने घरों में बंद थे, बाजार ने नया बॉटम बनाया उस समय, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जो रिकवरी दिखाई दी, शानदार रिटर्न्स लोगों ने कमाए हैं, यहाँ पर निवेशकों ने कमाए हैं। चलिए वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि कल जो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, शुक्रवार है, कौन से स्टॉक्स पर फोकस आपको करना चाहिए, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से आज के VIP शेयर्स। रवि, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, अगर हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में लोगों को किसी एक शेयर में, 2 शेयर में, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, इन्वेस्ट करना हो या ट्रेड करना हो, तो कौन से आइडियाज़ होंगे वो? मुदगल जी, अभी आपने बहुत बढ़िया चर्चा कर रहे थे और फार्मा सेक्टर पे विश्वास दिला रहे थे और सिप्ला की आपने चर्चा ही कर ली और सिप्ला ही मेरी टॉप पिक में है आज। और आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म 3 कैटेगरी में आप ट्रेडिंग करते हैं और तीनों कैटेगरी में ये स्टॉक फिट बैठता है। 1029 का स्टॉक इस समय चल रहा है। वैल्यूएशन, एबिटा, प्रॉफिट और इन सभी सिनेरियो पे, यानी जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको अगर आप कोरिलेट करें तो आपको क्लियर कट दिखाई देता है कि 1250 के टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने में दिख सकते हैं इमीडिएट बेसिस। कल परसों का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें भी ये आपको 1.5 से 2% का रिटर्न दे सकता है। तो उस हिसाब से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में तुरंत शामिल करें और आने वाले जो मार्केट का मोमेंटम उसका फायदा उठाएं। डरने की कोई जरूरत नहीं, मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, लेकिन ये स्टॉक आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। दूसरे स्टॉक की चर्चा करें तो दूसरा स्टॉक भी आप अच्छे से देख रहे हैं, फंडामेंटल यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि मैं स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ गेल की, 147 रुपए के पास है और आप बिलीव करिए कि जो भी गेल है, HPCL है, BPCL है, IGL है, ये सारे स्टॉक्स 1.5 गुना यहाँ से बढ़ जाएंगे आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। और अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाय करने के लिए। इमीडिएट बेसिस पे 2-2.5% तो आपको कल परसों में ही गेन मिल सकता है। और अगर आप 3 महीने, 6 महीने के लिए रखते हैं तो 180 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। एक बार प्रॉफिट की अगर चर्चा कर लें तो आपने कंटिन्यूअस देखा होगा, प्रॉफिट इनका डबल हो गया लगभग अगर सितंबर। बिल्कुल, तो ये 2 बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर रवि बता रहे हैं। गेल यहाँ पर टारगेट 180 रुपये तक का, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस वहाँ दिखाना होगा। और दोनों ही मेहमान, अभी कुछ समय पहले देवांग भी बोल रहे थे सिप्ला, और अब रवि ने भी बोला है कि सिप्ला पर आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर 1250 तक के टारगेट्स उनको दिखाई देते हैं आने वाले दिनों में। देवांग, आप कौन से स्टॉक्स पर फोकस करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में? यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक IT सेक्टर से रहेगा। हमने देखा कि वापस हमने IT स्टॉक्स के अंदर वापस हमने देखा है कि एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा गया है। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा पे एक बाय कॉल रहेगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है डेली चार्ट पे। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा बाय करने के साथ रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1527 का, टारगेट है 1609। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। ओवरऑल हमने देखा है रिलायंस में हमने ओवरऑल देखा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है आफ्टर काफी वक्त के बाद। रिलायंस ने अपना जो रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था 2570 के अराउंड, वो उसने ब्रेक किया है और हमें लगता है कि और भी अपसाइड इंटैक्ट है स्टॉक के अंदर। रिलायंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 2509 का, टारगेट है 2670। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर फोकस, यहाँ पर टारगेट दिखाई दे रहा है 2670 तक का। स्टॉप लॉस लगाइए 2509 के आसपास। ये स्टॉक आपको अभी भी बेहतर रिटर्न दे सकता है। उसके अलावा IT स्पेस में टेक महिंद्रा पर फोकस है। यहाँ पर टारगेट दिखाई दे रहा है 1600 रुपये के ऊपर, स्टॉप लॉस 1527 के आसपास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवांग और रवि आज शो में शामिल होकर अपने स्टॉक्स बताने के लिए और मार्केट पर चर्चा भी करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक